में पढ़ेंगे गोल्जी apparatus, तीसरा पढ़ेंगे लाइसोसोम, चौथा पढ़ेंगे राइबोसोम और पांचवा पढ़ेंगे प्लास्टिड और उसके बाद पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया और उसके बाद पढ़ेंगे वैक्यूल। ये कुछ सेल ऑर्गेनेल्स आपको पढ़ने हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे पहले किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो क्या काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इस सेल ऑर्गेनेल्स का काम क्या होता है सेल के अंदर। इसमें आपको एक पॉइंट याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या स्टोर होती है, एनर्जी। मतलब सेल के अंदर जितनी भी सारी एनर्जी निकलती है, जब हम खाना खाते हैं और वो जो खाना वो हमारे सेल बॉडी के सेल्स के अंदर जाता है और वहां पे बाद में उस फूड का ब्रेकडाउन होता है जो सेल्स के अंदर गया है, तो वहां से क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। और बाद में सेल के अंदर वो एनर्जी जो है वो कहां पे स्टोर होती है, वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किसके अंदर स्टोर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया इस एनर्जी को स्टोर करता है तो वो किसकी फॉर्म में करता है, तो ये एनर्जी को स्टोर करता है किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एनर्जी को स्टोर करता है किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। और एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, ये एनर्जी को स्टोर करता है किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर आपसे कोई मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, आपको बोला क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेल की एनर्जी स्टोर होती है किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। तो ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है कि व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो आपको ये आंसर लिखना है क्योंकि इसको पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके अंदर सेल की जो एनर्जी होती है वो स्टोर होती है किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास डबल मेम्ब्रेन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो मेम्ब्रेन होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम दिखाएंगे, ये माइटोकॉन्ड्रिया का बाहर वाला मेम्ब्रेन होगा जिसको हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, और जो ये आउटर मेम्ब्रेन होता है इसको हम क्या कहेंगे, आउटर मेम्ब्रेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास कितने मेम्ब्रेन होते हैं, दो। जो बाहर वाला उसको बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन, और जो इसका आउटर मेम्ब्रेन होता है वो पोरस होता है। पोरस का मतलब है कि इसके अंदर स्मॉल छोटे छोटे छेद होते हैं। पोरस का मतलब क्या हुआ कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का बाहर वाला मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या होते हैं, छेद होते हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि जो आउटर मेम्ब्रेन इसका है वो कैसा है, वो पोरस है। पोरस का मतलब है कि इसके अंदर छेद होते हैं। और जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन जो इसका है वो प्रेजेंट होता है इस फॉर्म में, मुड़ी हुई फॉर्म में। इसको बोलते हैं फोल्डेड फॉर्म में। जो इनर मेम्ब्रेन होता है, जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो कैसे प्रेजेंट होता है, वो फोल्डेड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फोल्डेड का मतलब मुड़ा हुआ, बेंड हुआ होता है। आप देख सकते हैं कि जो इनर मेम्ब्रेन है ये कैसा होता है, ये फोल्ड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब इसमें यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि ये इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड फॉर्म में क्यों प्रेजेंट होता है, ये ऐसे क्यों नहीं होता जैसे बाहर वाला था। इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो फोल्ड की फॉर्म में क्यों प्रेजेंट होता है,
वो इसलिए होता है क्योंकि ये सरफेस एरिया बढ़ाता है। जब इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है उसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सरफेस एरिया बढ़ता है, क्या पैदा करने के लिए, उन रिएक्शंस को करने के लिए, उन केमिकल रिएक्शंस को करने के लिए जिनसे क्या बनता है, जिनसे एटीपी बनता है। ये पॉइंट आपको यहां पे याद रखना है कि क्यों इनर मेम्ब्रेन इसका प्रेजेंट होता है, किसकी फॉर्म में, फोल्डेड फॉर्म में। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन होता है ये क्यों प्रेजेंट होता है फोल्डेड फॉर्म में, इस फॉर्म में क्यों प्रेजेंट होता है, तो आपको आंसर देना है क्योंकि फोल्डेड फॉर्म की प्रेजेंस में ये क्या करता है, इससे सरफेस एरिया बढ़ता है। क्या बढ़ता है, सरफेस एरिया। किस लिए सरफेस एरिया बढ़ता है, उन केमिकल रिएक्शंस को करने के लिए जिनसे क्या पैदा होता है, जिनसे एटीपी पैदा होता है। मतलब अगर ये ऐसा प्रेजेंट नहीं होता तो फिर क्या हुआ कि उतना सरफेस एरिया नहीं मिलता, तो इसके मतलब केमिकल रिएक्शंस कम हो जाती, तो एटीपी क्या मिलता, एटीपी कम मिलता। मगर इस इनर मेम्ब्रेन का फोल्डेड की फॉर्म में प्रेजेंट होने से क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ता है उन केमिकल रिएक्शंस को करने के लिए जिन केमिकल रिएक्शन से क्या बन रहा है, एटीपी बन रहा है। ये पॉइंट भी आपको यहां पे याद रखना है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी सेल ऑर्गेनिज्म है जिसका अपना डीएनए होता है, जिसका अपना क्या होता है, डीएनए, और जिसका अपना राइबोसोम होता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनिज्म हैं जिनका अपना डीएनए भी होता है और जिनके अपने राइबोसोम्स होते हैं, उनमें से एक कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इतना आपको इसके अंदर याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, ये सेल के अंदर एनर्जी को स्टोर करता है, किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में, इसलिए इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। और उसके बाद मैंने क्या कहा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके पास दो मेम्ब्रेन होते हैं, बाहर वाला जो मेम्ब्रेन होता है वो पोरस होता है, मतलब इसमें छेद होते हैं, और जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, फोल्डेड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसलिए फोल्डेड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है क्योंकि ये सरफेस एरिया बढ़ाता है उन केमिकल रिएक्शंस को करने के लिए जिन केमिकल रिएक्शन से बाद में क्या बनता है, एटीपी बनता है। और उसके बाद मैंने क्या कहा कि ये एक ऐसी माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी सेल ऑर्गेनिज्म है जिसका अपना डीएनए है और जिसका अपना राइबोसोम है। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, प्लास्टिड के बारे में। तो प्लास्टिड भी एक सेल ऑर्गेनिज्म है। तो जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड मगर प्रेजेंट होता है प्लांट सेल के अंदर, ये एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। जो हम डिस्कस करने वाले हैं अब वो हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, प्लास्टिड के बारे में। और प्लास्टिड क्या है, ये भी एक सेल ऑर्गेनिज्म है। कहां पर प्रेजेंट होती है, ये खाली प्रेजेंट होती है प्लांट सेल के अंदर, ये एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। तो डिस्कस करेंगे हम अब प्लास्टिड के बारे में, क्या होता है प्लास्टिड। तो पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे कि जो प्लास्टिड है ये प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। किसमें प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में, ये एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। दूसरा पॉइंट आप लिखोगे कि इस प्लास्टिड के अंदर क्या होता है, इस प्लास्टिड के अंदर क्या होते हैं, कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं। प्लास्टिड्स के अंदर क्या होता है, कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं, बहुत सारे कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं। कुछ प्लास्टिड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर येलो कलर का पिगमेंट होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनके अंदर रेड कलर का होगा, कुछ ऐसे प्लास्टिड होंगे जिनके अंदर ब्राउन पिगमेंट होगा, कुछ ऐसे प्लास्टिड होंगे जिनके अंदर ग्रीन पिगमेंट होगा। तो जिन प्लास्टिड्स के अंदर कलर्ड पिगमेंट होते हैं, जिन प्लास्टिड्स के अंदर कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं उन प्लास्टिड्स को हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। किनको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, आपको बना क्रोमोप्लास्ट आर दोज प्लास्टिड्स, ये वो प्लास्टिड्स हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं। तो अब आपको यहां पे कौन सा कलर्ड पिगमेंट वाला प्लास्टिड याद रखना है, वो है क्लोरोप्लास्ट। किसके बारे में याद रखना आपको, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये क्रोमोप्लास्टिड है, ये कलर्ड प्लास्टिड है,
ये कलर्ड प्लास्टिड है, कौन? क्लोरोप्लास्ट। अब इस क्लोरोप्लास्ट में कौन सा कलर्ड पिगमेंट होता है? इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट कलर्ड प्रेजेंट होता है वो होता है ग्रीन पिगमेंट। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। जिसका नाम क्या है? क्लोरोफिल। तो आपको एक पॉइंट याद रखना है कि एक क्रोमोप्लास्ट है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है? एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है जिसका नाम है क्लोरोफिल। और इस क्लोरोफिल को प्लांट इस बाद में यूज करते हैं क्या करने के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। क्या करने के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। और आपको पता है फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स के अंदर ही होती है, जिससे वो अपना फूड बनाते हैं। ये आपने पढ़ रखा होगा 8th क्लास में या 7th क्लास में। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में, और इस क्लोरोफिल को प्लांट्स यूज करते हैं किस लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। और फोटोसिंथेसिस से बाद में प्लांट्स क्या करते हैं? अपना फूड बनाते हैं। और यहाँ पे भी आपको एक पॉइंट याद रखना है कि प्लास्टिड भी एक ऐसी सेल ऑर्गेनिज्म है जिसका अपना डीएनए है, जिसका अपना डीएनए है, और जिसके पास अपनी राइबोसोम्स होती है। पहले तो हमने बोला था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दो ऐसी सेल ऑर्गेनेलिज है जिनके पास अपना डीएनए होता है और जिनके पास अपनी राइबोसोम होती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेम द टू सेल ऑर्गेनेलिज। दो सेल ऑर्गेनेलिज का नाम बताओ। विच ऑफ देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, जिसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम है। तो आप क्या नाम लिखोगे आंसर में? एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरी प्लास्टिड, क्योंकि यही तो ऐसी सेल ऑर्गेनेलिज है जिनके पास अपना डीएनए है और जिनके पास अपनी राइबोसोम है। और साथ साथ में क्या याद रखोगे? इसका और एक टाइप है। अब कुछ प्लास्टिड ऐसे देखे गए हैं जिनके अंदर कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है। प्लास्टिड के अंदर कुछ ऐसे टाइप्स देखे गए हैं जिनके अंदर कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है, उनको हम बोलते हैं लीकोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? लीकोप्लास्ट। किनको बोलते हैं लीकोप्लास्ट? ये वो प्लास्टिड्स है जिनके अंदर कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है। लीको का मतलब व्हाइट। इनका कलर क्या होता है? लीको का मतलब है व्हाइट, LEUCO। लीको का मतलब व्हाइट। इनके अंदर कोई कलर्ड पिगमेंट नहीं होता है। तो जिन प्लास्टिड्स के अंदर कोई कलर्ड पिगमेंट नहीं होता है उनको क्या बोलते हैं? लीकोप्लास्ट। और जिन प्लास्टिड्स के अंदर कलर्ड पिगमेंट होता है उनको क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। तो डिफरेंशिएट आपको यहाँ पे याद रखना है कि क्रोमोप्लास्ट वो प्लास्टिड्स हैं जिनके अंदर कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, और लीकोप्लास्टिड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। तो फिर ये क्या काम करते हैं? अब इस लीकोप्लास्ट का काम क्या होता है? कुछ चीजों का स्टोरेज करना। स्टोरेज का मतलब ये अपने अंदर कुछ चीजों को रखता है, स्टोर करके रखता है। किस किस को स्टोर रखता है? या तो ये स्टोर करके रखता है स्टार्च को, या तो ये स्टोर करता है किसको? फैट को। प्लांट्स के अंदर स्टार्च और फैट कहां पे स्टोर होते हैं, कहां पे जमा होते हैं? वो होते हैं कहां पे? लीकोप्लास्ट के अंदर। तो ये दो टाइप्स आपको याद रखने हैं प्लास्टिड के अंदर, एक क्रोमोप्लास्ट, दूसरा लीकोप्लास्ट। और लीकोप्लास्ट का काम क्या होता है? लीको का मतलब व्हाइट, मतलब इनके अंदर कोई कलर पिगमेंट नहीं होता है। तो इनका काम क्या होता है? स्टोरेज करना। किसका स्टोरेज करना? किसको अपने अंदर स्टोर करके रखना? एक तो स्टार्च का, दूसरा फैट्स का। तो ये था हमारा किसके बारे में? ये प्लास्टिड्स के बारे में था। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है राइबोसोम्स के बारे में। किसके बारे में? राइबोसोम्स के बारे में। तो यहां पे भी हमने बोला था राइबोसोम। किसको बोलते हैं राइबोसोम? राइबोसोम भी एक सेल ऑर्गेनेलिज है। राइबोसोम्स भी क्या है? ये एक सेल ऑर्गेनेलिज है। और इसका काम क्या होता है सेल के अंदर? राइबोसोम्स का काम होता है सेल के अंदर प्रोटीन बनाना।
ये पॉइंट भी आप लिख लेना, प्रोटीन सिंथेसिस। हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स है और उन सेल्स के अंदर जो प्रोटीन बनाती है वो कौन सेल ऑर्गेनेलिज बनाती है, उसका नाम है राइबोसोम्स। तो इसलिए राइबोसोम्स का काम क्या है, प्रोटीन बनाना, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। किसको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि ये क्या बनाती है, ये प्रोटीन्स बनाती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। राइबोसोम्स का काम होता है सेल के अंदर प्रोटीन बनाना, तो इस चीज को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि फैक्ट्री में कोई चीज बनता है और यहां पे कौन बनाता है, राइबोसोम बनाती है। क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है, इस चीज को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। अब जो राइबोसोम्स है ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं, एक सेल ऑर्गेनेलिज है जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये बहुत सारी होती है, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बहुत सारी होती है, किसमें, साइटोप्लाज्म में। मगर कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर, कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की जो सरफेस है उस सरफेस के ऊपर ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होती है। पॉइंट को यहां पे याद रखना है। एक सेल ऑर्गेनेलिज है जिसका नाम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और उसी कुछ, हर एक एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर नहीं, कुछ ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होते हैं जिनके सरफेस के ऊपर ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और उस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के सरफेस के ऊपर ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होती हैं, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के दो टाइप्स हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। यहां पे आपको एक टाइप याद रखना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का एक टाइप है जिसका नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। कैसे ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बन गया, क्योंकि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसकी वजह से बाद में ये क्या बनता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और अब अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है क्या, राइबोसोम्स, और उसको हमने क्या बताया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या काम करेगा, ये काम करेगा प्रोटीन बनाना।